नमस्कार, मैं योगेश कुमार एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक, जिसमें सभी विषयों को शामिल किया गया है। सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, इनके सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो इसके लिए आप ये बुक्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसी बुक्स में QR कोड दिया गया है। यदि आपको किसी क्वेश्चन का समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और उसका YouTube के ऊपर वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। दूसरा, 50 पेपरों का एक सेट दिया गया है, जिसके अंतर्गत पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ आप अपनी प्रैक्टिस को पुख्ता कर सकते हैं और 50 पेपरों का एक सेट, जिसके अंतर्गत क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति के साथ साथ गणित के प्रश्नों को शामिल किया गया है। यदि आपकी कमजोरी विज्ञान में है तो आप विज्ञान की एक स्पेशल बुक है आर्मी सामान्य विज्ञान, वस्तुनिष्ठ करके दी गई है। इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। जितने भी इसमें कठिन प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन लास्ट के अंतर्गत दिया गया है। यदि आपको इन तीनों बुक्स को लेना है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। आज अपन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रकाश, लाइट। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो अपन समझेंगे कि प्रकाश के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक वो जरिया है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की स्थिति की बात करें तो प्रकाश हमको नेचुरल रूप से सूर्य से प्राप्त होता है। इस कंडीशन में दो तरीके की वस्तुएं हम पढ़ते हैं। प्रकाशीय स्थिति में हम दो तरीके की वस्तु पढ़ते हैं। एक वस्तु की बात करते हैं, वो होती है दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तुएं। दूसरी होती है अदीप्त वस्तु। दोनों वस्तुओं में क्या डिफरेंस है? दीप्त वस्तुएं वो होती है जो अपने आप में स्वयं प्रकाश दे, यानी जो वस्तु स्वयं प्रकाशित हो। स्वयं प्रकाश दे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सूर्य, तारे व बल्ब, ये वो वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश देते हैं। तो इन वस्तुओं को क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तु। दूसरे तरीके की वस्तु होती है अदीप्त वस्तु। इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो वस्तु दूसरे के प्रकाश में दिखाई दे। जो वस्तु दूसरे के प्रकाश में दिखाई दे उस वस्तु को क्या बोलेंगे? अदीप्त वस्तु। इसमें बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह, किसी भी ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं है, उन सभी के उपग्रह और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। तो ऐसे हम वो सभी वस्तुएं शामिल कर सकते हैं जो खुद प्रकाश ना देकर के दूसरे के प्रकाश में हमें दिखाई देगी। उस वस्तु को क्या बोलेंगे? अदीप्त वस्तु बोलेंगे। तो दो तरीके की वस्तुएं होती हैं, दीप्त वस्तु। तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि कौन सी वस्तुएं दीप्त है और कौन सी वस्तुएं अदीप्त है। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में।
सूर्य जो कि दीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है, जो कि प्रकाश देता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश जो पहुंचता है वो कितना समय लेता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 499 सेकंड लगता है। अगर ऑप्शन में सेकंड ना दे रखा हो तो मिनट के साथ में अगर सेकंड दे रखा हो तो हम यहां कह सकते हैं 8 मिनट 19 सेकंड। ये भी ऑप्शन में दे सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऑप्शन में केवल मिनट मिनट दिया गया है, तो हम लगभग कह सकते हैं लगभग 8 मिनट। तो ये ध्यान रखना है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगेगा, 499 सेकंड लगेगा, या फिर 8 मिनट 19 सेकंड की बात करेंगे। और अगर लगभग दिया गया हो, सेकंड का दायरा ना दिया गया हो, तो हम कह सकते हैं लगभग 8 मिनट में प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, पहले प्रकाश चंद्रमा पे गिरे और फिर पृथ्वी पे पहुंचे। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यदि क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रमा से परावर्तित, पहले प्रकाश चंद्रमा पे गिरे और चंद्रमा पे गिरने के बाद परावर्तित होने के बाद पृथ्वी पे पहुंचे, तो उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो वो जो आंसर आता है वो हो जाएगा 1.28 सेकंड। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसकी वैल्यू ये दे देता है 1.30 सेकंड। डिपेंड करेगा ऑप्शन में कौन सा मिलता है। तो आप ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक तो सूर्य से डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट, और चंद्रमा से गिरने के बाद पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय 1.28 सेकंड का समय लगता है। आगे हम बात करते हैं। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आपको वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे, परंतु संपूर्ण सिलेबस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे जिनमें हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं, फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं।
कि प्रकाश का वेग, अगर हम बात करें कि प्रकाश का वेग होता है जिसके माध्यम से प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है, तो सबसे अधिक जो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक, निर्वात या वायु में होता है। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो हम बोलेंगे कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में या वायु में। लेकिन यदि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए और अपने को ऑप्शन किसी एक का चुनाव करना पड़े, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा? निर्वात होगा। उस कंडीशन में हमारा आंसर निर्वात होगा, ना कि वायु होगा, क्योंकि वायु से प्रकाश का वेग निर्वात में थोड़ा ज्यादा होता है, या ये कहिए कि वायु में प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में थोड़ा कम होता है। बात आती है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो यहां हम कहेंगे निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग वो कितना होगा? वो होगा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि ये प्रकाश का वेग होता है जो कि निर्वात या वायु में होता है, जो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में यदि देगा तो 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को अगर हम किलोमीटर में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो कि सबसे अधिक होती है, और वो किसमें? निर्वात में। आगे हम प्रकाश के वेग की अगर बात करें तो प्रकाश का वेग जल में, प्रकाश का वेग जल में, तो जल में प्रकाश का वेग आएगा 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। या फिर इसको किलोमीटर बनाते हो तो 2.25 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तीसरा जो प्रकाश का वेग पूछता है वो कांच में, प्रकाश का वेग कांच में। कांच में जो प्रकाश का वेग होगा वो होगा 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। या इसको भी किलोमीटर में बनाते हो तो 2 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। हमने पढ़ा कि प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है और प्रकाश का वेग जल में उससे कम होता है, 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग कांच में उससे भी कम होता है, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यदि हम तीनों की तुलना करते हैं तो तुलना करने पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस तरीके से? प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में यदि क्वेश्चन ऐसे आए कि प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में वायु में कितना कम होता है, तो आपको आंसर देना है। प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में जल में कितना कम होता है, तो वहां पर भी आपको आंसर देना है। प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में कांच में कितना कम होता है। वैल्यू पूछता है तो वैल्यू हमने नोट किया हुआ है, लेकिन अगर वैल्यू ना पूछे और उसे तुलना करके पूछे तो यहां हम कहेंगे प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में
अगर मैं कहूं वायु में 0.03% कम होगा। अगर पूछे जल में प्रकाश का वेग 25% कम होगा, और यदि प्रकाश का वेग निर्वात से तुलना करके कांच में पूछता है तो 35% कम होगा। कांच में 35% कम होता है। तो यहां पर हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करी, पहला हमने बात करी कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हमने कहा लगभग 8 मिनट लगेगा। वही प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होने के बाद पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा, तो वहां हमने बात करी 1.28 सेकंड लगेगा। तीसरा हमने बात करी कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो हमने कहा निर्वात या वायु में होता है। कितना होता है, तो हमने बात करी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिर हमने बात करी प्रकाश का वेग जल में होता है, कितना होता है, तो हमने बात करी कि 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिर हमने बात करी प्रकाश का वेग कांच में कितना होता है, तो हाँ हमने बात करी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और जब इनसे तुलना करते हैं निर्वात से, तो इनमें प्रकाश का वेग कम आता है। वायु में थोड़ा सा कम आएगा, कितना 0.03% कम आएगा। प्रकाश का वेग जल में 25% कम होता है निर्वात से, और प्रकाश का वेग कांच में 35% कम होता है निर्वात से। आगे हम प्रकाश की प्रॉपर्टी जानते हैं। सबसे पहले प्रकाश की प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या कहती है परावर्तन की। यहां कहता है कि एक स्थिति लेते हैं, यहां एक अभिलंब डालते हैं, प्रकाश जब यहां से इस स्थिति में गिरता है और यहां से गिरने के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये, और ये इसको बोलेंगे अभिलंब। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। कहता है कि जब प्रकाश किसी रिफ्लेक्टेड पार्ट पे गिरता है तो आपतित किरण और परावर्तन होने के बाद में परावर्तित किरण, ये दोनों अभिलंब के साथ कोण बनाएंगे। इस कोण को बोलेंगे आई आपतन कोण, इस कोण को बोलेंगे आर परावर्तन कोण। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो यहां पर 2 प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे, यानी कि आपतित किरण, कोमा अभिलंब, व परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही फेज में होंगे, एक ही तल में होंगे। दूसरी घटना, प्रकाश के परावर्तन होने पर एंगल आई बराबर होगा एंगल आर, यानी कि बनने वाला अभिलंब के साथ इधर का कोण जो आई है आपतन कोण ये वाला, और इधर जो अभिलंब जो परावर्तित किरण के साथ कोण बना रहा है आर ये वाला, ये दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि एंगल आई और एंगल आर दोनों के दोनों बराबर है। इसको हम कह सकते हैं आपतन कोण बराबर है किसके, परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण, तो यहां 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं जब प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश के परावर्तन की प्रॉपर्टी से हम ये संबंधित समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब के दिखाई देने का कारण क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन।
तो प्रकाश के परावर्तन होने पर कौन कौन सी घटना घटित होंगी, तो यहाँ कहेंगे आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे और दोनों तरफ बनने वाला जो कोण है वो क्या होगा, बराबर होगा। अगली एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे प्रकाश की। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आती है, वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन महत्वपूर्ण एक प्रॉपर्टी आती है। यहां प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम की जरूरत होती है, हम यहां पर बात करते हैं। यहां पर इसमें मैंने पानी लिया, यहां मैंने बीचों बीच एक अभिलंब डाला, ये वायु का पार्ट है। जब प्रकाश वायु से और पानी में इंटर करेगा तो इस प्रकाश को इस तरीके से सीधा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे सीधा ना जाकर के ये प्रकाश स्लाइटली इस तरीके से बेंड हो जाता है, यानी यहां इस तरीके से ये बेंड हो जाता है। तो हम यहां पर क्या देखेंगे कि जब प्रकाश वायु से पानी में इंटर करेगा तो यहां पर दो माध्यम बनेंगे। इसे वायु वाले पार्ट को बोलेंगे विरल माध्यम, विरल, और ये इसको बोलेंगे सघन, सघन। यानी कि विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश सीधा ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो पहली एक प्रॉपर्टी तो ये होती है। दूसरा कहता है कि यदि प्रकाश मैं इधर से इंटर करवाऊं, यानी कि यहां से इस प्रकार से, तो प्रकाश को इस प्रकार से सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा कि यहां अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगा। तो इस घटना के अंतर्गत दो चीजें आती हैं कि प्रकाश का विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुकना और प्रकाश का सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटना, ये दोनों ही घटनाएं क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो पहली एक प्रॉपर्टी इसकी आती है, प्रकाश का विरल माध्यम से प्रकाश का विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर जब प्रकाश विरल यानी कि वायु से जब प्रकाश जल में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा। तो प्रकाश का विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुकना, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि जब प्रकाश सघन से वापस विरल की ओर जाएगा तो प्रकाश अब की ओर अभिलंब की ओर ना झुक करके अभिलंब से दूर हटता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आती है, प्रकाश का सघन से विरल की ओर जाने पर सघन से विरल की ओर जाने पर अविलंब से दूर हटना। तो प्रकाश की ये दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आती है जो अपवर्तन की परिभाषा को सेटिस्फाई करती है। एक तो ये कि प्रकाश जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और प्रकाश जब सघन से विरल की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश अभिलंब की ओर कब झुकेगा, तो हम बोलेंगे जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाएगा। दूसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश अभिलंब से दूर कब हटेगा, तो हम बोलेंगे प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगा।
दूसरी यहाँ प्रॉपर्टी आती है कि यहाँ एक स्नेल का नियम निकल के आता है, स्नेल्स लॉ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्नेल का नियम, इसी में स्नेल का नियम भी आपको याद रखना है। वो क्या आता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू फर्स्ट मीडियम टू सेकंड। ये दो माध्यमों के अंतर्गत आता है, दोनों का अनुपात कांस्टेंट आएगा, यानी एंगल जो बनेगा आपतन कोण साइन आई बटे में साइन आर, ये बराबर म्यू फर्स्ट मीडियम टू सेकंड या सेकंड मीडियम टू फर्स्ट। इस नियम को किस नाम से जानेंगे, स्नेल के नियम से जानेंगे, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगले हम बात करते हैं कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसकी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं आती है। उस पर कई दफा क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण, वो एग्जाम्पल जिसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है, तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करें तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, तो तारों के टिमटिमाने में कौन सी घटना घटित होगी, तो तारों के टिमटिमाने में हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि तारों के टिमटिमाने में कौन सी घटना घटित है, तो आपका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आता है, पानी में डली हुई सीधी पेंसिल का टेढ़ी दिखाई देना। यानी अपवर्तन की वजह से हम देखते हैं कि वैसे पेंसिल सीधी होती है, लेकिन जैसे हम पानी में डालते हैं तो वो हमको तिरछी यानी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो उसके मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे ही जैसे तारे टिमटिमाते नहीं है, तारे वास्तविकता में अपनी जगह पे होते हैं, प्रकाश दे रहे होते हैं, लेकिन बादलों की वजह से, धूल कण कोहरों की वजह से कभी प्रकाश की स्थिति के अंतर्गत हमको वो कभी दिख जाते, कभी नहीं दिखते, जिसकी वजह से रात के समय हमें तारे ट्विंकलिंग करते हुए यानी कि टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो वो दिखाई देने का कारण हो या पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना हो, ये घटना किसकी वजह से संभव होती है, प्रकाश के अपवर्तन। तीसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पानी में सिक्के का उभरा हुआ दिखाई देना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि जब पानी में सिक्के को डालते हैं तो ऐसा दिखता है कि उसमें पेंदे में से यानी वो कुछ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यही हम कह सकते हैं मछली पानी की गहराई में होती है और जब उसको हम देखते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हमें वो ऊपर दिखाई देती है। तो ये सब घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल देकर के आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है कि इनमें कौन सी घटना घटित होती है, तो हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अगली एक महत्वपूर्ण प्रकाश की प्रॉपर्टी जानेंगे जो कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, अगली एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कौन सी घटना घटित होती है, इस प्रकार की घटना जब घटित होती है तो इसमें भी दो महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं। पहला, प्रकाश का, पहली शर्त यह है कि प्रकाश का सघन से विरल की ओर जाना संभव हो। प्रकाश का सघन से विरल की और
जाने पर, यानी पहली शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो ही यह घटना घटित होगी, वरना नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह है आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक बनना। ये दो घटनाएं घटित होंगी तो ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आती है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, तो हम बोलेंगे प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने पर, दूसरा आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक बनने पर, यानी आपतन कोण ज्यादा बनना चाहिए और क्रांतिक कोण कम बनना चाहिए। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक जो कोण होता है क्रांतिक कोण, इसको हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। ये क्रांतिक कोण होता है, यानी कि आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक बनना ये तभी संभव है जब प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना होगा। तो ये घटना तब घटित होगी, उस घटना को क्या नाम देंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात करें इसके एग्जाम्पल की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित उदाहरण, तो इसके संबंधित उदाहरण कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कटे हुए हीरे का चमकना, कटे हुए हीरे का चमकना। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कटे हुए हीरे का चमकने में कौन सी घटना घटित होती है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है। दूसरा एक एग्जांपल आता है, रेगिस्तान में मृगमरीचिका का बनना। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं, यानी रेगिस्तान में मृगमरीचिका मिराज फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि हमें दूर से देखने पे ऐसा दिखता है कि जो पेड़ है वो उल्टा दिखता है, यानी कि पेड़ के उल्टा कहाँ दिखेगा? पेड़ उल्टा आपको दिखेगा पानी में, लेकिन हमें लगता है कि वहां भी पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना वहां पर नजर आती है। तीसरा एक एग्जाम्पल आता है, अक्सर हम गर्मियों के दौरान सड़कों को जब दूर से देखते हैं तो ऐसा नजर आता है कि सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ है, तो सड़कों का चमकना। गर्मियों में सड़कों का चमकते हुए दिखाई देना। तो सड़कों पर हमें जब वाहन में हम होते हैं और दूर से हम सड़क को देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि जैसे कि पानी भरा हुआ है, जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो वो पानी गायब हो जाता है, यानी अदृश्य हो जाता है। तो इसमें भी होने वाली घटना कौन सी होगी? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित हमने एग्जाम्पल की बात करी कि हीरा का चमकना, यानी हीरे के अंदर प्रकाश एंटर तो कर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता और वो अंदर ही अंदर परावर्तित होता रहता है। कौन सी घटना की वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। तो ये थे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित उदाहरण। तो दोनों पे कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है, चाहे वो अपवर्तन से संबंधित पूछे या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित। अगली एक प्रकाश की प्रॉपर्टी आती है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का
प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जब बात होती है तो भारतीय एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का जिक्र आता है जिसमें डॉक्टर सीवी रमन का नाम लिया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन ने इसके बारे में बताया था, इसलिए भौतिकी का उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है 1930 में। तो डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। 1930 ईस्वी में। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के बदले में मिला, तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में डॉक्टर सीवी रमन ने बताया था, इसलिए उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसके ऊपर दो क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको रमन इफेक्ट भी बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का फैलाव। इससे संबंधित अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। एक लाल रंग, लाल रंग इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन वाला रंग, यह सबसे कम प्रकीर्णन वाला रंग है। यदि क्वेश्चन आता है कि कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल रंग का। दूसरा आता है बैंगनी रंग, वॉयलेट कलर। सबसे अधिक प्रकीर्णन वाला रंग है ये, सबसे अधिक प्रकीर्णन वाला रंग है। तो यहां दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सबसे कम प्रकीर्णन वाला रंग पूछे तो वो हो जाएगा लाल रंग, सबसे अधिक प्रकीर्णन वाला रंग पूछे तो वो हो जाएगा बैंगनी रंग। अगर हम बात करें प्रकीर्णन से संबंधित उदाहरण की, एग्जाम्पल की, तो अगले हम बात करते हैं प्रकीर्णन से संबंधित उदाहरण। प्रकीर्णन से संबंधित अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना जो घटित होती है उसके लिए हमारे पास महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल आता है। सूर्य के उदय के दौरान जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें कैसा दिखता है? लाल। और जब सूर्यास्त हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जब हम सूर्य को देखते हैं तो कैसा दिखता है? लाल। तो कहता है सूर्योदय के दौरान सूर्य का लाल दिखना, सूर्यास्त के दौरान सूर्य का लाल दिखना, वो घटना किसकी वजह से संभव है? तो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहां पहला एक एग्जाम्पल है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य को देखते हैं तो उसके लाल दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। दूसरा एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आता है, आकाश का धरातल से देखने पर नीला दिखाई देना,
तो आकाश को जब हम धरातल से देखेंगे तो उसका नीला दिखने का कारण भी क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। और तीसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल आता है गहरे पानी का नीला दिखना। नीला दिखना, तो ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इस तीनों एग्जाम्पल रिपीट हो चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल देकर के आपसे पूछता है कि ये घटना किसकी वजह से संभव है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। चाहे वो सूर्य उदय और सूर्यास्त के दौरान सूर्य का लाल दिखना हो, आकाश का धरातल से देखने पे नीला दिखना हो, या गहरे पानी का रंग नीला दिखना हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक अंतरिक्ष यात्री जब ऊंचाई में जाने के बाद उसी आकाश को देखता है तो वो आकाश आपको नीला ना दिख करके कैसा दिखेगा, तो आंसर हो जाएगा काला रंग। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखता है। पहली बात तो काला दिखेगा तो क्यों दिखेगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखता है। क्योंकि धरातल से देखते हैं तो आकाश का रंग नीला दिखता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जब ऊंचाई में जाने के बाद आकाश को देखेगा तो उसका रंग कैसे दिखेगा, काला। तो काला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन ना होना, या ये कहें कि वायुमंडल का ना होना। प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इस वजह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है प्रकाश का प्रकीर्णन के बाद में आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जल ऑफ कलर्स। इसे संबंधित हम बात करते हैं कि सूर्य के प्रकाश में हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमको ऐसे दिखाई नहीं देंगे। कब दिखाई देंगे, जब लेबोरेटरी के अंतर्गत हम प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तब दिखेंगे, या फिर अंतरिक्ष में आप देखते हो कि कई बार बारिश होने के बाद आकाशीय सिचुएशन के अंतर्गत हमें एक इंद्रधनुष के बनने की घटना दिखाई देती है, उस कंडीशन में भी हमको 7 रंग दिखाई देते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के अंतर्गत हम बात करते हैं कि एक प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म है, जब श्वेत प्रकाश इसके ऊपर गिरता है तो इस प्रकाश को इस प्रकार से सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये प्रकाश इस तरीके से बेंड होता चला जाता है। ये 7 रंग आते हैं जिसको हम लिखते हैं VIBGYOR। ये 7 रंग है, यानी कि एक श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो एक स्पेक्ट्रम के रूप में हमें 7 अलग अलग रंगों में दिखाई देगा। इसी घटना को प्रकाश का, ये वाला घटना क्या है, ये वर्णक्रम है, स्पेक्ट्रम है, और ये पूरी जो प्रॉपर्टी की घटना है वो क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें 7 अलग अलग रंग आते हैं जिसको हम VIBGYOR इसे डिनोट करते हैं। V का मतलब वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर, I इंडिगो यानी कि जामुनी रंग, ब्लू नीला रंग, ग्रीन
हरा रंग, येलो पीला रंग, ऑरेंज संतरी रंग और रेड लाल रंग। ये 7 अलग अलग रंग हमको दिखाई देंगे। इनमें से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो लाल रंग है, कहता है लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य क्षमता सर्वाधिक होती है। तरंग दैर्घ्य क्षमता सर्वाधिक कौन से रंग की अगर होती है, अगर पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल रंग। यानी लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्षमता क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है। तो फिर बात करें बैंगनी रंग की, इसकी तरंग दैर्घ्य क्षमता क्या होगी, सबसे कम। तो इसके भी 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि इसका अपवर्तनांक और विचलन कोण दोनों के दोनों क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसका अपवर्तनांक व विचलन कोण सर्वाधिक होता है। यानी अपवर्तनांक और विचलन कोण, अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश का वेग, यानी निर्वात में अपन प्रकाश का वेग माध्यम में दोनों का रेशियो निकालते हैं तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, वो भी सबसे ज्यादा किसका आएगा, बैंगनी रंग का। विचलन कोण का मतलब जो सबसे ज्यादा झुकने का प्रभाव है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर डेल आर सबसे कम एंगल बना रहा है और ये जो है डेल वी ये सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है। यानी कि अपवर्तनांक और विचलन कोण दोनों सबसे ज्यादा किसके आते हैं, वो वॉयलेट कलर यानी कि बैंगनी रंग के। तो यही दोनों चीज सबसे कम किसकी हो जाएंगी, लाल रंग की। दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग 3 है, आर जी बी। बोले तो आर से रेड यानी कि लाल रंग, ग्रीन हरा रंग और ब्लू नीला रंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यदि पूछता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से, तो प्राथमिक रंग 3 हो जाएंगे, लाल हरा और नीला। सीक्वेंस आप कैसे भी बता सकते हो, चाहे नीला पहले बोलिए, हरा या लाल, मतलब 3 रंग आपको बताने, ये तीनों के तीनों प्राथमिक रंग हैं। इन तीनों प्राथमिक रंगों के सहयोग से हम 3 नए रंग प्राप्त करते हैं, उनको बोलेंगे द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर। द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर कौन कौन से हैं, अगर उनकी बात करें तो कहता है कि आर लाल रंग और हरा रंग ग्रीन, इनको रंग प्राप्त करते हैं तो हम रंग प्राप्त करते हैं पीला। यानी आर से रेड और हरा रंग जब मिलाएंगे तो हमें रंग प्राप्त होगा पीला। दूसरा लाल रंग और जब ब्लू नीला रंग मिलाएंगे तो हमें रंग प्राप्त होगा मैजेंटा, जिसको कथई रंग बोलेंगे। और तीसरा ब्लू और ग्रीन रंग को जब मिलाएंगे तो हमें रंग प्राप्त होगा सियान, मोर पंख के जैसा। तो ये जो 3 रंग प्राप्त होते हैं हमें, ये 3 के 3 रंग ये कौन से हैं, ये प्राथमिक रंगों से हमने प्राप्त किए हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, द्वितीयक रंग बोलेंगे, सेकेंडरी कलर बोलेंगे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि जैसे रंगीन टेलीविजन में किन रंगों का उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राथमिक रंगों का। रंगीन टेलीविजन में किन रंगों का उपयोग होता है, प्राथमिक रंगों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां जो महत्वपूर्ण हमारे पास अगला एक पॉइंट आता है, कि हमारी आंखों की एक क्षमता होती है जिसमें हम स्वस्थ कंडीशन में कम से कम निकटतम बिंदु के तौर पे 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु को देखते हैं। अधिकतम बिंदु किसी का भी फिक्स नहीं होता है। तो मानव आंखों से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी वस्तु को साफ देखने के लिए, किसी वस्तु को साफ देखने के लिए कम से कम दूरी
25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु को हम कितना नजदीक रखें ताकि हमको वो साफ दिख जाए, या ये कहिए कि साफ तरीके से उसको हम पढ़ पाए। तो कम से कम दूरी है 25 सेंटीमीटर, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, हमारी आंखों की विशेषता है कि किसी वस्तु को कितना दूर रखें ताकि उसको हम साफ पढ़ पाए। तो किसी का भी बिंदु फिक्स नहीं है। जब बिंदु फिक्स नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अनंत। किसी वस्तु को साफ देखने के लिए अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यदि ये क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु को हम कितना दूर रखें ताकि उसको हम साफ तरीके से पढ़ पाएं, तो सबका अलग अलग बिंदु आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनंत, यानी कि तय नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। तीसरा, हमारी आंखों के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है? तो आपको ध्यान रखना है, आंखों के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? रेटिना पे बनेगा। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि आंखों में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो आंसर हो जाएगा रेटिना पर। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि आंखों का वो कौन सा हिस्सा है जो नेत्रदान के दौरान दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आंखों का कॉर्निया। कॉर्निया हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है? तो रेटिना पे बनता है। आंखों का कौन सा हिस्सा नेत्रदान के रूप में काम लिया जाता है? तो वो कहेंगे कॉर्निया। इसके अगर बाद हम बात करें कि हमारी आंखों में जब संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में कुछ दोषिज हो जाते हैं, और उन दोषिज के संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो आंखों से संबंधित दोष, आंखों से संबंधित दोष व निवारण। यदि हमें आंखों से संबंधित कोई सा दोष होता है तो उसका निवारण कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कौन से लेंस के माध्यम से करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं एक दोष की बात कर रहा हूं, निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष। यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मायोपिया। यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। ऐसे व्यक्ति को वापस से निकट की वस्तु के साथ साथ दूर की वस्तु को भी अब साफ देखना हो तो उसके लिए एक लेंस का उपयोग करेंगे, और वो लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो आपको इस ध्यान रखना है कि अवतल लेंस का उपयोग करके हम निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का जो समस्या है उसको क्या करेंगे? ठीक करेंगे। सिंपली अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अवतल लेंस के अंतर्गत प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनता है, आभासी व सीधा बनता है। अवतल जो लेंस है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। अवतल लेंस के साथ साथ अगर दर्पण का भी नाम पूछ ले तो अवतल दर्पण के साथ साथ एक दर्पण का नाम आता है, वो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उसमें भी प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है, और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का साइज छोटा बनता है। अगली एक समस्या लेते हैं, आंखों के अंतर्गत जो हो जाती है उसे हम लेंगे दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया।
हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसमें होता क्या है कि इस व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो इस व्यक्ति को भी ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। और अगर यहां भी क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस के अंतर्गत वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। साथ में एक कंडीशन ऐसी आती है जहां आभासी और सीधा भी प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसमें ओवरऑल जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरा एक दोष लेते हैं, जरा दृष्टि दोष। इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, इस दोष में व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती है ना ही दूर की वस्तु साफ दिखती है, दोनों समस्या एक साथ हो जाती है, इसलिए दोनों ही लेंसेज का उपयोग करेंगे। तो इस दोष इसको ठीक करने के लिए जो लेंस होगा वो होगा द्विफॉक्सी, जिसमें दोनों लेंस होंगे, अवतल भी होगा और उत्तल भी होगा, द्विफॉक्सी लेंस। चौथी संबंधित एक दोष की बात करें तो वो आता है अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष, एस्टेमेटिज्म, एस्टेमेटिज्म। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को क्षैतिज या उदर में से अपना ध्यान एक जगह कंसंट्रेट करने में समस्या आती है। तो इस व्यक्ति को दोष को ठीक करने के लिए एक लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस। बेलनाकार लेंस। और नेक्स्ट एक दोष आता है वर्णांधता दोष। वर्णांधता दोष, ये जो दोष है वर्णांधता दोष, इसके लिए पर्टिकुलर कोई लेंस नहीं है। इसमें समस्या क्या होता है कि ये दोष माता पिता के माध्यम से बच्चों में जन्म से ही आता है, इसलिए इसको आनुवांशिक दोष बोलते हैं। और इस दोष को समस्या क्या होती है कि इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस के तौर पे जानते हैं। पर्टिकुलर बात करेंगे इसको कौन से लेंस के द्वारा ठीक करेंगे, तो इसके लिए कोई उपलब्ध लेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। तो ये थे आपके इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आप इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स की सभी बुक्स शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।